नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 3, जिसका शीर्षक है वरदान बना अभिशाप। तो सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे। इस पाठ में विज्ञान के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा की गई है। लेखक ने मानव द्वारा किए गए वैज्ञानिक आविष्कारों की तुलना भस्मासुर को प्राप्त वरदान से की है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पुराणों में एक कथा वर्णित है। भस्मासुर नामक एक असुर ने तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न कर लिया। शिव जी ने उससे वरदान मांगने को कहा। महाराज, मुझे ये वरदान दे कि मैं जिस किसी के सिर पर हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। शिव जी ने कहा, तथास्तु। वरदान पाकर भस्मासुर फूलाना समाया, परंतु तभी उसके मन में दुर्बुद्धि उपजी। ऐसा वरदान पाकर उसने सोचा कि क्यों ना शिव जी पर ही इस वरदान की परीक्षा की जाए। यह सोचकर भस्मासुर हाथ उठाए शिव जी की ओर लपका। उसके इरादे भांप शिव जी वहां से भागे। भस्मासुर भी उनके पीछे दौड़ा। मार्ग में शिव जी को विष्णु जी मिल गए। शिव जी ने उन्हें सारी बात बता दी। विष्णु जी ने शिव जी के पीछे दौड़े आते भस्मासुर को रोककर पूछा, असुर राज, कहाँ दौड़े जा रहे हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक भस्मासुर राक्षस है। उसने क्या किया कि बहुत ही पूजा की, तपस्या की। फिर शिव जी उसके सामने आए और उन्होंने उनसे बोला कि आपको क्या वरदान चाहिए। तो उसने वरदान मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं किसी के ऊपर भी हाथ रखूं तो वो वहीं मर जाए, मतलब भस्म हो जाए। तो शिव जी ने उसको ये आशीर्वाद दे दिया, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। फिर उसने सोचा कि अब उसे वो वरदान तो मिल चुका है, अब वो किसी के ऊपर भी हाथ रखेगा तो वो भस्म हो जाएगा वहीं पर। तो उसने सोचा कि ये जो है, ये परीक्षा मैं शिवजी जी के सर के ऊपर हाथ रख के ही देखता हूँ कि ये काम है, ये वरदान उसे मिला भी है या नहीं। तो वो दौड़ा दौड़ा शिवजी जी के पास जाता है और शिवजी जी उसको, उसकी चालाकी को भांप लेते हैं। तो वो उससे दूर भाग रहे होते हैं। तो रास्ते में उन्हें विष्णु जी मिलते हैं। विष्णु जी उसे देखते हैं कि शिवजी जी के पीछे एक भस्मासुर आ रहा है। तो वो उससे यही बोलते हैं कि असुराज, कहाँ दौड़े चले जा रहे हो। फिर भस्मासुर ने शिवजी के वरदान की बात सुनाकर कहा, इसकी सच्चाई जानकर ही रहूंगा। विष्णु जी ने भस्मासुर का हाथ पकड़कर कहा, बड़े भोले हो असुराज, कहीं ऐसा भी होता है कि किसी के सर पर हाथ रखने से ही वह भस्म हो जाए। लो, मैं आपके सिर पर अपना हाथ रखता हूँ, आप तो भस्म नहीं हुए। अब आप अपने सिर पर हाथ रखें और वरदान की परीक्षा कर ले। यह कहकर विष्णु जी ने फुर्ती से भस्मासुर का हाथ पकड़कर उसके सिर के ऊपर रख दिया। सिर के ऊपर हाथ रखते ही भस्मासुर भस्म हो गया। उसका वरदान उसे ही ले बैठा। ठीक यही बात आज विज्ञान हमारे साथ कर रहा है। विज्ञान का वरदान पाकर हम सब अपने साथ ऐसा ही कर रहे हैं। हम भस्मासुर से कम मूर्ख नहीं हैं। हम विज्ञान के वरदानों का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो हमने अब देखा कि किस प्रकार से विष्णु जी ने भस्मासुर को अपनी बातों में फंसाया और उससे कहा कि ऐसा थोड़ी होता है कि कोई किसी के ऊपर हाथ रखेगा तो वो मर जाएगा, वहीं भस्म हो जाएगा। तो उसने बोला कि ठीक है, तो अपने ऊपर सर पे हाथ रख के देख लो, अगर देखना ही है तो। वो विष्णु जी ने उसका हाथ उसके सर पे रखा तो वो वहीं पर भस्म हो गया। फिर इस कहानी के द्वारा हमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि हम भी आज के समय में यही कर रहे हैं। अब विज्ञान एक अच्छा वरदान है हमारे लिए, लेकिन हम उसका अच्छे से उपयोग नहीं कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे एक
सुंदर सा पेड़ पौधे पहाड़ नदी यहाँ पे दिखाई गई है। फिर दूसरी जगह हम देख सकते हैं कि एक शहर में एक आदमी फोन पर बात कर रहा है और दूसरे उसमें देख सकते हैं कि एक व्यक्ति को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। तो पहले चित्र में, प्यारे नन्हे मित्रों, विज्ञान की निरंतर प्रगति का सर्वाधिक प्रभाव प्रकृति पर पड़ रहा है। यानी कि विज्ञान का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? हमारी प्रकृति, पेड़ पौधे नदियां पहाड़, इन सब पर पड़ रहा है। जरा सोचो, ऐसा ही रहा तो हमें एक दिन सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेना होगा, सिलेंडर साथ में रखना पड़ेगा। अतः हमको विज्ञान का उपयोग निजी स्वार्थों में करने से बचना होगा। यानी कि हमें पेड़ पौधों को, पहाड़ों को, नदियों को दूषित नहीं करना है, क्योंकि हम अपना आविष्कार तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि प्रकृति को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर हमारे लिए स्वच्छ सांस लेना, हम कैसे स्वच्छता से सांस लेंगे? हवा में इतना प्रदूषण होगा, पानी में प्रदूषण होगा, तो हम बीमार पड़ते जाएंगे। तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। विज्ञान क्या है? विज्ञान ऐसा विशेष ज्ञान है जिसके बल पर मानव प्रकृति के रहस्यों को खोज कर उनकी सहायता से मनुष्य मात्र की सुख सुविधा के साधन जुटा सकता है। उदाहरण के लिए, कोयले के रूप में धरती के नीचे छिपी ऊर्जा राशि को प्राप्त कर मानव ने उससे रेलगाड़ी चलाई। इससे आने जाने में सुविधा हुई, समय की बचत हुई। कोयले से बिजली घर चलाए जिससे प्रकाश मिला, पंखों से ठंडक मिली और हीटरों से गर्मी। बिजली से अनेक उद्योग धंधों के लिए ऊर्जा भी मिली। उद्योग धंधों से जरूरत की चीजें प्राप्त हुई। यह सब तो हुआ, परंतु मानव एक और तो इन सब पर निर्भर होता चला गया, दूसरी ओर उसका लोभ बढ़ता गया, उसकी शारीरिक शक्ति भी घटती चली गई। अब 10-5 कोस चलना भी उसके लिए दूभर हो गया है। उससे ना गर्मी सहन होती है ना सर्दी। तो हमने विज्ञान के उपयोग से अलग अलग चीजों का आविष्कार तो किया है, लेकिन हम क्या हो गए हैं? उन सब चीजों के ऊपर निर्भर हो गए हैं। अब जैसे अगर हमें गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं? एसी चला देते हैं। ठंडी लगती है तो हीटर चला देते हैं। मोबाइल फोन का इतना उपयोग करते हैं। 10 कदम दूरी पे भी चलने में हमें ऐसा होता है कि गाड़ी होनी चाहिए, बाइक होनी चाहिए, स्कूटी होनी चाहिए। तो हम इन सब चीजों पे क्या हो गए हैं? निर्भर हो गए हैं। जैसे जैसे विज्ञान का आविष्कार बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमारी निर्भरता भी इन पर होती जा रही है। शारीरिक परिश्रम का उसके जीवन से लोप होता जा रहा है। अधिकांश काम वह मशीनों से करने लगा है। मशीनों के डिजाइन में भी नित नए परिवर्तन हो रहे हैं। अब वह पुराने को छोड़ नए के पीछे दौड़ता है, उसके लिए साधन जुटाता है, और इन सब में उसका बौद्धिक व्यायाम बढ़ गया है। बौद्धिक व्यायाम ने उसके मस्तिष्क में तनाव पैदा कर दिया है। तनाव ने उसे तरह तरह की अनजानी बीमारियों का शिकार बना दिया है। विज्ञान ने मानव समाज में 2 वर्ग उत्पन्न कर दिए हैं। एक के पास आवश्यकता से अधिक धन और सुख सुविधाएं हैं, वह और अधिक संग्रह करना चाहता है। दूसरे के पास इतना भी नहीं है कि वह न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके। वर्ग भेद की यह खाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पहला वर्ग दूसरे वर्ग का कसकर शोषण कर रहा है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम नई नई मशीनों का आविष्कार कर रहे हैं, नई नई चीजों का आविष्कार कर रहे हैं और उस पर निर्भर हो रहे हैं। जब जैसे जैसे मशीनें बढ़ रही हैं, वैसे वैसे हमारा जो शारीरिक, जो हम चलते थे, वर्कआउट करते थे, एक्सरसाइज करते थे, व्यायाम करते थे, वो भी हमने छोड़ दिया है। तो इस प्रकार से विज्ञान का गलत उपयोग यहाँ पे हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि 2 वर्ग बन गए हैं। एक जिसके पास इतना धन है कि वो और धन की मांग कर रहा है, और एक के पास धन नहीं है, बिल्कुल भी धन नहीं है, तो उसकी और गरीबी बढ़ती जा रही है। इससे संसार में वर्ग संघर्ष बढ़ रहा है। विज्ञान ने औषध निर्माण में बड़ी क्रांति की है। कैंसर जैसी एकाध बीमारी को छोड़कर अब प्रत्येक बीमारी का इलाज संभव हो गया है। इससे मनुष्य की आयु बढ़ गई है। वह जी तो रहा है, पर वह खोखला हो गया है। उसकी भूख मारी गई है। खाया पिया उससे पचता नहीं।
सहन शक्ति उसमें बची नहीं। लोग बौने होते जा रहे हैं। अब गज भर की छाती वाले व लाल चेहरे वाले बैल से पुष्ट कंधों और शेर की सी कमर वाले 6 फुटे नौजवान देखने को भी नहीं मिलते। जो हैं 10 वर्ष बाद वे भी नहीं रहेंगे। वैज्ञानिक साधन हमें जीवन की सुविधाएं और सुरक्षा तो देते हैं, किंतु हमारे भीतर के सामर्थ्य को क्षीण कर रहे हैं। विज्ञान ने प्रकृति के साथ जरूरत से ज्यादा ही छेड़छाड़ की है। फलस्वरूप प्रकृति का सारा प्रबंध गड़बड़ा गया है। मौसम बदल गया है, नदियों में बाढ़ आ जाती है या कहीं कहीं जल स्रोत ही सूख जाते हैं। दुर्लभ वन्य जंतुओं और कीट पतंगों का विनाश हो गया है। उपयोगी जड़ी बूटियां लुप्त हो गई हैं। धरती के ऊपर की मिट्टी और वनस्पति रूपी कवच नष्ट हो गए हैं। उसकी उर्वरा शक्ति क्षीण हो गई है। नदियों का जल दूषित हो गया है। वायुमंडल विषाक्त हो गया है। इन सब बातों से प्रकृति और पर्यावरण का संतुलन नष्ट हो गया है। विज्ञान ने उद्योग धंधों को जन्म दिया। उद्योग धंधों ने प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि की। नदियां अमृत समान नहीं रही और ना ही वायु प्राणदायिनी। कल कारखानों के धुएं से सारा वायुमंडल दूषित होता जा रहा है। तेल शोधक कारखाना हो या कीटनाशक दवाइयां बनाने का अथवा खेतों में उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों का अथवा अन्य कोई उनमें प्रयुक्त जल की निकासी का जो भी साधन हो, अंततः वह समीपस्थ नदी में जाता है। तब यह जल ना पीने योग्य रहता है और ना ही इसमें मछलियों का जीवन सुरक्षित रहता है। इससे सिंचाई करने पर खेतों की मिट्टी पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। दिसंबर 1984 में तो भोपाल में एक ऐसी भयंकर दुर्घटना हुई जिसमें लगभग 3000 लोग मर गए और इससे भी कहीं अधिक लोग उससे प्रभावित हुए। एक कीटनाशक कारखाने की गैस रिसने से यह भयंकर दुर्घटना हुई थी। सन 1987 में रूस में भी चोरिनोबिल नामक स्थान पर परमाणु संस्थान में एक भयंकरतम दुर्घटना होते होते बची। यदि इस पर समय रहते काबू ना पाया जाता तो रूस सहित सारे यूरोप की खैर नहीं थी। कीटनाशक दवाओं के तथा उर्वरकों के निरंतर प्रयोग से अमेरिका की लगभग 1/3 भूमि बंजर हो चुकी है अथवा उसकी उत्पादन क्षमता बहुत कम हो गई है। वैज्ञानिक साधनों के बल पर भूमि से 4-4 फसलें लेने का यह दुष्परिणाम है, किंतु दोष विज्ञान का नहीं, स्वयं मानव का है। विज्ञान की चकाचौंध में वह इतना अंधा हो गया है कि अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है। उसने भयंकर से भयंकर घातक हथियार बना लिए हैं। रात दिन चलने वाले कारखानों, मोटरों, रेलगाड़ियों, जहाजों आदि से जो इतना धुआं निकल रहा है, उससे वायुमंडल में इतना कार्बन इकट्ठा हो सकता है कि कुछ वर्षों के बाद पहाड़ों की बर्फ पिघलने लगेगी। तब जल प्रलय होते देर नहीं लगेगी और विज्ञान का यह वरदान मानव के लिए अभिशाप बन जाएगा। लगता है पुराणों में वर्णित भस्मासुर की कहानी ने सहस्त्रों वर्ष पूर्व चेतावनी दे दी थी कि विज्ञान द्वारा प्राप्त वरदान भयंकर अभिशाप भी बन सकता है, अतः उसके प्रयोग पर अंकुश लगाना जरूरी है। अतः मानव को चाहिए कि वह वरदान के रूप में प्राप्त विज्ञान का प्रयोग सोच समझकर करे, अन्यथा यह विज्ञान रूपी वरदान समस्त मानव जाति के लिए अभिशाप बन जाएगा। तो इस पाठ में हमें समझाया गया है कि किस प्रकार हमें अपने पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, कि हम विज्ञान की ओर में, कि विज्ञान की चकाचौंध में इतने खो गए हैं कि हम अपने पर्यावरण का ध्यान रखना ही भूल गए हैं। हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, हवा दूषित कर रहे हैं, पानियों को दूषित कर रहे हैं। उससे
कुछ और नहीं, हमारा ही नुकसान हो रहा है। इसलिए जो प्रकृति हमें वरदान के रूप में मिली है, एक दिन आने वाले समय में अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो क्या, अभिशाप बन जाएगी। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।